तो हेलो, वेलकम, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल का पार्ट 2। तो मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस छोटे से पर बड़े ही काम के चैनल नीट लैब में। तो जैसा कि मैं आपको कल का थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं बायोमोलिक्यूल में। तो कल हमने पढ़ा कि जो कार्बन कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो मॉलिक्यूल मिलते हैं उन्हीं को हम बायोमोलिक्यूल कहते हैं। उसके बाद हमने इन कंपाउंड की एनालिसिस करी लिविंग टिश्यू से। तो वो कैसे करी कि हमने वेजिटेबल पीस लिया या लिवर पीस लिया, उसको हमने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ ग्राइंड किया मोर्टार एंड पेसल में। उसके बाद जो हमारे पास जो फ्रैक्शन बना उसे हमने चीज़ क्लॉथ में रख के निचोड़ने में जो लिक्विड निकला उसे कहते हैं एसिड सॉल्युबल पूल, और जो उसमें बचा रह गया उसे कहते हैं रिटेंटेट या एसिड इनसॉल्युबल पूल। एसिड सॉल्युबल पूल या फिल्ट्रेट। उसके बाद हमने इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के बारे में उन्हें कैसे एनालाइज करें वो सीखा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस टिश्यू को बर्न आउट करते हैं, जिसकी वजह से उसमें सारी वाटर वेपर वगैरह सब जो होते हैं इवेपोरेट हो जाते हैं। जिसके बाद उसमें जो ऐश बचती है राख, उस राख में जो एलिमेंट और कंपाउंड है वो सब इनऑर्गेनिक एलिमेंट और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। कुछ ये चार्ट में यहाँ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एलिमेंट ऑफ परसेंटेज वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट ह्यूमन बॉडी, और नीचे चार्ट में दिया हुआ है लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग टिश्यू। नीचे लिविंग टिश्यू में इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट की लिस्ट दे रखी है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर, कंपाउंड NaCl और कैल्शियम कार्बोनेट लाइक। और इस चार्ट को भी आप पढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था अमीनो एसिड, तो आज हमें अमीनो एसिड के बारे में पढ़ना है। तो कल हमने यहाँ तक देखा कि अमीनो एसिड बेसिकली एक सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होता है। थ्री ऑफ द 20 अमीनो एसिड यहाँ बताए हुए थे, जिसमें हम R ग्रुप को अगर H से रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास ग्लाइसिन बनता है। अगर उसे मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो एलनीन बनता है। और हाइड्रोक्सी मिथाइल से रिप्लेस करते हैं CH2OH से तो हमारे पास सीरीन अमीनो एसिड जो है बनता है। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे आगे, और कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और इनके स्ट्रक्चर देखेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं ज़्विटर आयन की। तो द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड आर एसेंशियली ऑफ द अमीनो carboxylic and the R functional group. Based on the amino and carboxyl group, there are acidic, glutamic acid, basic, lysine, neutral, valine. तो इसमें बताया गया है कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी देखने के लिए हम अमीनो एसिड में उसका अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और जो R फंक्शनल वेरिएबल ग्रुप होता है उसे देखते हैं। तो बेस्ड ऑन नंबर के बेसिस पे देखते हैं। अगर अमीनो ग्रुप ज़्यादा है तो वो बेसिक अमीनो एसिड होगा। कार्बोक्सिलिक यानी एसिडिक ग्रुप ज़्यादा है तो वो एसिडिक अमीनो एसिड होगा। एग्जांपल दे रखे हैं एसिडिक अमीनो एसिड जैसे ग्लूटामिक एसिड, बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन, न्यूट्रल अमीनो एसिड जिसमें अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप इक्वल हैं तो वो न्यूट्रल अमीनो एसिड है जैसे वेलिन। तो एसिडिक ग्लूटामिक, बेसिक लाइसिन, न्यूट्रल वेलिन। सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक माने जो अमीनो एसिड रिंग फॉर्म कर रखे हैं इन्होंने, उनके एग्जांपल दे रखे हैं टायरोसिन, फिनाइल एलानिन एंड ट्रिप्टोफैन। अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इज द आयोनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 एंड COOH ग्रुप। एक और प्रॉपर्टी अमीनो एसिड के बारे में बताई हुई है जिसमें NH2 और COOH जो ग्रुप होते हैं उनका आयोनाइजेबल नेचर होता है।
हैंस इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंजेस। क्योंकि अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का आयोनाइजेबल नेचर है, तो वो अलग अलग पीएच में अलग अलग स्ट्रक्चर शो करते हैं। जैसे अब हम आगे बढ़ें तो यहाँ ज़्विटर आयन की बात की गई है। ज़्विटर आयन में ये एक न्यूट्रल न्यूट्रल pH 7 के आसपास जो एक फॉर्म हो रखा है ज़्विटर आयन। अगर हम जो है pH को कम कर देंगे, इस तरफ जाने पर जो हो रही है, इस तरफ जाने पर pH पावर ऑफ हाइड्रोजन जो कि होता है वो हो रही है कम। तो इस तरफ जाने पर पावर ऑफ हाइड्रोजन कम हो रही है, मतलब pH कम हो रही है, मतलब आपका जो एसिडिक नेचर है वो इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरफ जाने पे जो ऐसा आयोनाइजिंग नेचर शो करेगा वो बेसिक यानी NH2 से NH3+ बन जाएगा और COOH रहेगा यहाँ। अगर आगे मतलब pH जो है आपकी इंक्रीज़ करती है, मतलब बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है, तो यहाँ NH2 रहेगा बट COOH आयोनाइजिंग नेचर शो करेगा, तो ये COO- हो जाएगा। याद ऐसे रख सकते हैं कि जब pH कम हो रही है यानी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो जो एसिडिक ग्रुप है COOH वो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, वो सेम ही रहेगा क्योंकि एसिडिक ग्रुप की तरफ जा रहा है। और जब pH इंक्रीज़ कर रहा है यानी बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो NH2 ग्रुप जो बेसिक कैरेक्टर शो कराता है अमीनो एसिड में वो सेम रहेगा, वो वेरी नहीं करेगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं लिपिड्स की। तो लिपिड्स के बारे में, लिपिड्स जो होते हैं वो जनरली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ये पानी में जनरली नहीं मिक्स होते हैं। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड, ये फैटी एसिड भी हो सकते हैं। अ फैटी एसिड हैज़ अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड टू एन R ग्रुप। फैटी एसिड में क्या होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COOH ग्रुप, जो कि एक वेरिएबल R ग्रुप से जुड़ा होता है। वो R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, वो R ग्रुप मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, और कोई हायर नंबर ऑफ कार्बन के ग्रुप हो सकते हैं, जिसमें 1 कार्बन से लेकर 19 कार्बन तक भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है पामेटिक एसिड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पामेटिक एसिड और एरेकिडोनोइक एसिड। तो पामेटिक एसिड में एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें होते हैं 16 कार्बन, पामेटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं। इंक्लूड कार्बोक्सिलिक कार्बन, मतलब जो COOH है उसका जो कार्बन है और जो R मतलब बाकी के यहाँ 15 कार्बन लगे हुए होंगे, ये ऐसे 15 कार्बन होंगे और ये 16th कार्बन होगा, मतलब कार्बोक्सिलिक कार्बन को काउंट करके इंक्लूड करके जो पामेटिक एसिड में टोटल कार्बन होते हैं वो होते हैं 16। उसके बाद बात करते हैं एरेकिडोनिक एसिड की। एरेकिडोनिक एसिड में आपके 20 कार्बन होते हैं, इंक्लूड द कार्बोक्सिलिक कार्बन। फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड विदाउट डबल बॉन्ड। फैटी एसिड को हम सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं अगर उनके पास कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ऐसे फैटी एसिड मॉलिक्यूल को हम सैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे। और अगर डबल बॉन्ड आता है तो उसे कहेंगे हम अनसैचुरेटेड, जिसमें एक या उससे ज़्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएंगे। अनदर सिंपल लिपिड होता है ग्लिसरॉल। अनदर सिंपल लिपिड की बात करेंगे तो वो होता है, एक तो फैटी एसिड हो गया और अनदर होता है एक ग्लिसरॉल, जो कि क्या होता है विच इज़ ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, जिसमें 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं जो कि किससे जुड़े रहते हैं, प्रोपेन के मॉलिक्यूल से। ऐसे करके ये प्रोपेन का मॉलिक्यूल है जिसमें 3 कार्बन बनेंगे, इससे 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ये मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, इसीलिए ग्लिसरॉल को कहते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन।
मैनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। कई सारे लिपिड ऐसे होते हैं जिनमें ग्लिसरॉल भी है और फैटी एसिड भी है। हियर द फैटी एसिड आर फाउंड स्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल। तो इनमें जो फैटी एसिड होता है वो ग्लिसरॉल के साथ स्टेरिफाइड होता है। दे कैन बी देन मोनोग्लिसराइड्स, डाईग्लिसराइड एंड ट्राईग्लिसराइड। इसलिए उससे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है वो या मोनोग्लिसराइड होती है, या डाईग्लिसराइड होती है, या ट्राईग्लिसराइड होती है। इसे मैं आपको स्ट्रक्चर में बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फैट्स एंड ऑयल्स बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट्स। इन्हें हम फैट और ऑयल भी कहते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट के बेस पे। ऑयल जो होते हैं उनका लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, एग्जाम्पल जिंजर ऑयल, एंड हैंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर। क्योंकि जो ऑयल होते हैं वो लो टेम्परेचर भी मेल्ट हो रखे होते हैं, इसीलिए वो ठंडों में भी, जैसे ठंडों में ऑयल ऑयल ही रहेगा, मतलब लिक्विड स्टेट में रहेगा, क्योंकि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो है। बट जो फैट होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है ज़्यादा, वो ज़्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट करेंगे, इसलिए वो फैट में, जैसे घी होता है वो फैट है, तो वो ठंडों में जो होता है वो जम जाता है और गर्मियों में वो लिक्विड स्टेट में रहता है। कैन यू आइडेंटिफाई अ फैट फ्रॉम दी मार्केट। ये बता रखा है कि आप मार्केट से फैट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सम लिपिड हैव फॉस्फोरस एंड अ फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन देम। कुछ लिपिड में फॉस्फोरस होता है और फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। दे आर फॉस्फोलिपिड। ऐसे लिपिड्स को हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं। दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। और ये जो जिन लिपिड में फॉस्फोरस या फॉस्फोराइलेटेड ग्रुप होता है उनको हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं। अब ये मिलते कहाँ हैं? ये मिलते हैं हमें सेल मेम्ब्रेन में। लेसिथिन एक एग्जाम्पल होता है जो कि फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोरस ग्रुप का फॉस्फोरस कंटेनिंग लिपिड होता है, ये इसका एग्जाम्पल लेसिथिन जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। सम टिश्यू स्पेशली द न्यूरल टिश्यू हैव लिपिड्स विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो कुछ टिश्यू होते हैं, जैसे न्यूरल टिश्यू की बात करेंगे जो नर्वस सिस्टम में होते हैं, उनका जो लिपिड्स है उसका स्ट्रक्चर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है जो बाकी लिपिड्स हैं उनके मुकाबले। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग कैन बी फाउंड। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं हैव अ नंबर, उनके पास कार्बन कंपाउंड होते हैं कई सारे नंबर के, जो कि एक रिंग फॉर्म करते हैं, हेट्रोसाइक्लिक रिंग का कैन बी फाउंड। सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजन बेसेस। कुछ इनमें नाइट्रोजन बेस होते हैं जो कि डीएनए और आरएनए में पाए जाते हैं, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। व्हेन फाउंड अटैच्ड टू अ शुगर दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। मतलब नाइट्रोजन बेस है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, जो कि एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होते हैं कार्बन कंपाउंड के। अगर और तो इन्हें कहते हैं हम नाइट्रोजन बेसेस। अगर यही नाइट्रोजन बेस शुगर मॉलिक्यूल से अटैच रहते हैं तो इस पूरे मॉलिक्यूल को कहेंगे, मतलब ये तुम्हारा नाइट्रोजन बेस है, N2 बेस, ठीक है। ये तुम्हारा जो अटैच है ये किसी शुगर मॉलिक्यूल से अटैच है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे न्यूक्लियो साइड। If a phosphate group is also found esterified to the sugar, they are called nucleotide। अब जो न्यूक्लियोसाइड बना है इससे हम फॉस्फेट ग्रुप भी जोड़ दें, ये फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया हमने इससे, तो अब कहेंगे इसे न्यूक्लियोटाइड। एडिनोसिन, ग्वानोसिन,
थायमिडीन, यूरिडीन एंड सैटिडीन आर न्यूक्लियोसाइड्स। ये न्यूक्लियोसाइड है, मतलब एडेनिन से शुगर जुड़ा तो एडिनोसिन बना, ग्वानिन से शुगर जुड़ा तो ग्वानोसिन बना। ऐसे ही थायमिडीन, यूरिडीन एंड सैटिडीन बने। उसके बाद एडिनाइलिक एसिड, थायमिडाइलिक एसिड, ग्वानाइलिक एसिड एंड यूरिडाइलिक एसिड एंड सैटिडाइलिक एसिड, ये जो होते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। फर्दर न्यूक्लियोसाइड से जो है आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ के न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करता है। न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए एंड आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओनली। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं जैसे डीएनए, आरएनए, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। डीएनए एंड आरएनए फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह फंक्शन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको याद रखनी है। ये दे रखी है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर C6H12O6, ये रिंग स्ट्रक्चर दे रखी है। ये राइबोज दे रखा है C5H10O5। तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आपको चेन की फॉर्म में मैं शो कराता हूँ। ये बनी कैसे रिंग में, तो ऐसे करके 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3, रुको मैं यहाँ ने पेज चेंज करता हूँ। तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें 6 कार्बन ये चेन बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ हम जोड़ेंगे एक H डबल बॉन्ड O, फिर एक कार्बन पर जोड़ेंगे, फर्स्ट कार्बन है, फिर सेकंड पे जोड़ेंगे हम यहाँ H, यहाँ OH, बस थर्ड पे हमें यही उल्टा कर लिखना होता है, यहाँ लिखना होता है OH, यहाँ H, फिर वही H OH H OH और लास्ट में CH2OH, H H और H। तो ये आपकी ग्लूकोज की जो चेन स्ट्रक्चर है वो आपकी ये है। उसके बाद जब इसमें ये जो कार्बन है, लास्ट कार्बन से मतलब जो 5th कार्बन है, ये यहाँ पे इस पे अटैक करता है और ये H इससे जुड़ती है और बनता है आपका OH बन जाता है, और यहाँ ये इससे जुड़ता है। तो उसके बाद रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जो कि आगे शो कराएगा। वो उस कार्बन पर जुड़ा है, तो वहाँ ऊपर वाला जो कार्बन है, जो नीचे वाला कार्बन था, वहाँ जुड़ा CH2OH बना है। और जो जिस कार्बन के पास ये सबसे फर्स्ट वाला कार्बन था, जहाँ H और डबल बॉन्ड O है, यही H इस O से जुड़ के इस पर COH मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, और जो नीचे से अटैक किया था OH ने, वो ऐसे करके यहाँ ये O फॉर्म कर दिया उसने, O बॉन्ड। यहाँ एक कार्बन से CH2OH जो लास्ट वाला कार्बन था ये है, ये 6th कार्बन है, 6th कार्बन, सॉरी 5th कार्बन है, ये 5th कार्बन है, ये 6th कार्बन है जो CH2OH फॉर्म हुआ है। ये आपका फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो ऐसे करके आपकी जो रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है सिंपल चेन से। सिमिलरली C5H10O5 की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है ग्लूकोज की तरह। इसका जो चेन स्ट्रक्चर है मैं आपको वो दिखा देता हूँ C5H10O5 का। तो C5H10O5 है, क्योंकि इसमें कार्बन के 5 एटम हैं, तो C 1 2
3 4 5, यहाँ एक H जोड़ेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH। यहाँ कहीं भी आपको ऐसा उल्टा करके जो है नहीं लिखना है। फिर यहाँ CH2OH जो आपका मॉलिक्यूल बन जाता है लास्ट में, CH2OH। अब यहाँ पर भी ये इससे ऊपर वाला ये इस पर अटैक करेगा, ये हाइड्रोजन ये यहाँ जुड़ेगा तो ये OH बन जाएगा, और ये यहाँ से ऊपर अटैक करने के बाद ये ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगा ऐसे करके। तो आपकी जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी वो कुछ इस प्रकार फॉर्म होगी। ये आपका वो CH2OH है, 6th वाला कार्बन। यहाँ ये आपका 5th कार्बन है, ये 6th कार्बन है। और ये आपका जो फर्स्ट कार्बन है, इसमें जो डबल बॉन्ड थी वो जुड़ के OH बन गया, और ये यहाँ ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया, और ये ऐसे करके आपकी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गई। एक और बात याद रखनी है कि यहाँ जो राइट साइड में OH है, ठीक है, ये थी ये यहाँ पे फर्स्ट कार्बन को देखो और सेकंड कार्बन को देखो, तो जो OH है वो राइट साइड में है। तो ये राइट साइड में जो OH है वो रिंग के अंदर जा रही है या बाहर जा रही है, हमें ये चेक करना है। तो रिंग में जाएंगे हम, जो OH है वो जो राइट साइड में वो सब आपको नीचे लिखनी है, मतलब रिंग से बाहर बनेंगी, और जो लेफ़्ट साइड में चीज़ें हैं वो रिंग के अंदर शो होंगी। जैसे अब हाइड्रोजन तो शो नहीं कर रखा, बस एक थर्ड कार्बन पे ग्लूकोज में जो OH थी वो लेफ़्ट साइड में लिखी गई थी, तो यहाँ ये अंदर दिखा रखी है रिंग के, ये शो कर रखा है। तो होप आप अच्छे से समझ गए होंगे ग्लूकोज और राइबोज की स्ट्रक्चर को। अगर ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो देख लेना, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं अमीनो एसिड की। जैसे मैंने कल आपको ये पढ़ाया था, इसकी स्ट्रक्चर की बात करी हुई है। तो जो R ग्रुप है उसे हाइड्रोजन रिप्लेस कर देता है, तो बनता है ग्लाइसिन। ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों नाम आपको और इनकी स्ट्रक्चर याद रखते हैं। और डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सा ग्रुप रिप्लेस करेगा R ग्रुप को, तो एडेनिन बनेगा, या S ग्रुप के रिप्लेस करने पर क्या कौन सा अमीनो एसिड बनता है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो H ग्रुप रिप्लेस करने पर ग्लाइसिन है, मिथाइल ग्रुप करने पर एडेनिन, और हाइड्रोक्सी मिथाइल यानी CH2OH करने पर सेरीन है। आगे बढ़ते हैं, आपको फैटी एसिड दिखाते हैं, जिसमें पामेटिक एसिड जो कि एक 16 कार्बन मॉलिक्यूल है, 16 कार्बन मॉलिक्यूल इंक्लूड कार्बोक्सिल कार्बन। तो इसमें CH3 और CH2 14, तो ये हमारे यहाँ हो चुके हैं 15 कार्बन, और ये 16th कार्बन है आपका COOH ग्रुप का। ठीक है, पामेटिक एसिड हो गया। उसके बाद ग्लिसरॉल की बात करते हैं। तो ग्लिसरॉल जैसा कि इसका एक और नाम था ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, तो इसमें वही है, प्रोपेन मॉलिक्यूल बनाया, 3 कार्बन 3 मिथाइल ग्रुप को जो है सिंगल बॉन्ड से जोड़ा, और उसमें उनमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाया, तो ये बना, क्योंकि 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, या फिर उसे हम कहते हैं ग्लिसरॉल। अब ये ट्राइग्लिसराइड दे रखा है, तो मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड में क्या होता है, फैट कंपोनेंट होते हैं इसमें ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। तो ग्लिसरॉल तो होता है ऑलवेज 1 मॉलिक्यूल होता है, ये बात ध्यान रखनी है। ग्लिसरॉल ऑलवेज एक ही मॉलिक्यूल होता है, मतलब ये ग्लिसरॉल है, ये ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, ये ऑलवेज एक मॉलिक्यूल होता है। और जो फैटी एसिड होते हैं वो चेंज होते हैं। अगर एक फैटी एसिड है तो मोनोग्लिसराइड, 2 फैटी एसिड लगे हैं तो डाइग्लिसराइड, 3 फैटी एसिड लगे हैं तो ट्राइग्लिसराइड। तो आप समझो ये जो है CH2OH,
यहाँ हमें इस H को रिप्लेस करेंगे और यहाँ जो हम एसिडिक ग्रुप लगाएंगे। ऐसे तो एक H को रिप्लेस करके एसिडिक ग्रुप लगेगा तो बनेगा मोनो, दूसरे H को भी करके लग जाएगा तो बनेगा डाई, तीसरे को करके लग जाएगा तो बनेगा ट्राई। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है हमें ट्राइग्लिसराइड का। तो इसमें क्या कर रखा है, इस कारण पे यहाँ OH रिप्लेस कर रखा है एक एसिड ग्रुप से C डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ R1 कोई वेरिएबल ग्रुप जोड़ देंगे एंड यहाँ पर भी एक H रिप्लेस कर रखा है तो ये यहाँ मोनो हुआ, यहाँ डाई हुआ, यहाँ एक कर दिया तो यहाँ ट्राइग्लिसराइड बन गया। और R1, R2 एंड R3 आर फैटी एसिड। इनसे आप इनको चेंज करने से तरह तरह के मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं फॉस्फोलिपिड की, जो कि सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है और एक सेल मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले का नाम है लेसिथिन फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड क्यों है, क्योंकि इसमें जो है आपका फॉस्फोरस ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है, तो फॉस्फोरस आता है। तो जैसा कि यहाँ एसिड बन रहा है CH2OH को रिप्लेस करके ये जुड़ा, यहाँ पर भी H रिप्लेस करके ये जुड़ा। यहाँ पर आपका जो एडिशनल है वो फॉस्फोरस भी आया है, और फॉस्फोरस आया तो ये फॉस्फोलिपिड बना है। उसके बाद इनको जोड़ने से ये और कोई जो बना है उनका ये लेसिथिन का दे रखा है। लेसिथिन क्योंकि एक फॉस्फोलिपिड है तो उसमें फॉस्फोरस आना मैंडेटरी हो गया। और लेसिथिन का पूरा मॉलिक्यूल ये एक बार नज़र मान लेना। तो यहाँ ये P डबल बॉन्ड O OH और O CH2 यहाँ N से 3 मिथाइल ग्रुप जो है जुड़े हुए हैं। आगे कोलेस्ट्रॉल, वैसे तो कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है पर फिर भी देख के जाना एक बार पेपर से पहले। कोलेस्ट्रॉल आगे बढ़ते हैं। अब ये नाइट्रोजन बेस की बात करेगी जाए, जैसे कुछ एडेनिन दिखा दिया है, ये एडेनिन है जो कि प्यूरिन होता है। प्यूरिन ऑफ पिरिमिडीन, 2 तरीके के नाइट्रोजन बेस होते हैं। उसमें जो प्यूरिन का एग्जाम्पल है एडेनिन और ग्वानिन 2 होते हैं प्यूरिन में, और एडेनिन, ग्वानिन और जो साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन होते हैं वो होते हैं पिरिमिडीन में। तो ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पर आप इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। ये यहाँ एक, ये तो कार्बन नहीं है तो ऐसे करके यहाँ से कार्बन लेंगे तो ऐसे याद रख सकते हैं कि एडेनिन में यहाँ ऊपर एक NH2 ग्रुप है रिंग के, और यहाँ एक NH ग्रुप है। ये 2 मेन बात याद रखें, आप ऑप्शन से एलिमिनेट करके आंसर जो है ढूंढ पाएंगे आया तो। फिर ये एक और यूरेसिल दे रखा है जो कि एक पिरिमिडीन है, उसका स्ट्रक्चर है यहाँ डबल बॉन्ड O है, NH है, NH डबल बॉन्ड O। और फिर उसके बाद न्यूक्लियोसाइड बनाए हुए हैं। न्यूक्लियोसाइड में आपका जो नाइट्रोजन बेस है उसे शुगर से जुड़ा हुआ है, मतलब ये एडेनिन है, इसे इस शुगर से जोड़ के एडेनोसिन बनाया। यूरेसिल है, उसे इस शुगर से जोड़ कर यूरिडिन बनाया। तो ये आपके न्यूक्लियोसाइड है। उसके बाद करते हैं न्यूक्लियोटाइड की बात। तो न्यूक्लियोटाइड में आपको नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देते हैं तो बनता है आपका एडिनाइलिक एसिड या फिर न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। ये डायग्राम्स बने मारते रहिएगा। आगे हम बात करते हैं जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं बड़ी आसानी से, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। The most existing aspect of chemistry deals with isolating thousands of compounds, small and big, from living organisms. Thousands of compounds मिलते हैं living organisms से, determining their structure and if possible synthesizing them.
और उनके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं, और अगर संभव है तो उन्हें सिंथेसाइज भी करते हैं. If one were to make a list of biomolecules, such a list would have thousands of organic compounds, including amino acids, sugars, etc. For reasons that are given in section जो मतलब 9.10 में कुछ दे रखे हैं मेटाबोलाइट्स. We can call these biomolecules as metabolites. In animal tissue, one notices the presence of all such category of compound shown in figure. These are primary metabolites. In animal tissue, one notices the presence of all such categories of compound as shown in the figure 9.1 में. में कुछ मेटाबॉल एलिमेंट दिखाए हुए थे स्टार्टिंग में. However, when one analyzes plant, fungal and microbial cell, one would see thousands of compounds other than these primary metabolites. अगर कोई प्लांट और फंगल और माइक्रोबियल सेल को एनालाइज करता है तो उसमें थाउजेंड ऑफ कंपाउंड पाए जाते हैं जो कि प्राइमरी मेटाबोलाइट नहीं है. एग्जांपल अल्केलॉइड्स, फ्लेविनॉइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक, कलर्ड पिगमेंट्स, सेंट्स, गम, स्पाइसेस. These are called secondary metabolites. While primary metabolites have identifiable function and play known role in normal physiological process, we do not at the moment understand the role or function of all these secondary metabolites in host organism. तो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट हमने उनको कहा है वो मॉलिक्यूल या बायोमॉलिक्यूल या कंपाउंड जिनके हम फंक्शन नोन है, हमें उनके फंक्शन पता है कि उनसे हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे और वो हमारे क्या काम किए हैं, उनको हम प्राइमरी मेटाबोलाइट की कैटेगरी में रखते हैं. और जिनके फंक्शन अभी नोन नहीं है, उनकी एग्जिस्टेंस क्यों है और वो हमारे क्या यूज़ आ रहे हैं ये चीज़ पता नहीं है, तो उन्हें हम रखते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट की कंडीशन में. However, many of them are useful to human welfare. हालांकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट में कई सारे ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन के कामकाज के इस्तेमाल में आते हैं, जैसे रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, सैंड्स एंड पिगमेंट्स. सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैव इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस. कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं जिनकी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है. अब यहाँ कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट के एग्जांपल दे रखे हैं, इनको आप याद ही करें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आप याद मतलब सेकेंडरी और प्राइमरी मेटाबोलाइट के इसमें क्वेश्चन पूछेगा तो 95% चांस है वो इसी ब्लॉक से पूछे. तो इसमें आपको दे रखा है पिगमेंट्स में कैरोटीनॉइड, एंथोसायनिन. पिगमेंट्स में तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, कॉमन सी बात है. पिगमेंट्स, कैरोटीनॉइड, एंथोसायनिन में. उसके बाद एल्कलॉइड्स में कोडीन और मॉर्फिन. ये भूल सकते हो तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे मैंने कुछ ट्रिकी याद करी हुई है, जैसे अल्का को मार. अब अल्का कौन है पता नहीं, पर या फिर अल्का को मॉर्फिन दे दो, तो ऐसे आप ट्रिक बना सकते हो. तो अल्का से बन जाएगा एल्कलॉइड और को से बनेगा कोडीन और मॉर्फिन दे दो, अल्का को मॉर्फिन दे दो. तो एल्कलॉइड्स, कोडीन और मॉर्फिन. उसके बाद हम टर्पिनॉइड्स पे बढ़ते हैं. तो टर्पिनॉइड्स में जो इसके एग्जांपल होंगे टर्पिनॉइड्स के, उनमें टर टर करके साउंड आएगी. जैसे टर्पिनॉइड्स में मोनोटर्पीन्स, डायटर्पीन्स एक्सेट्रा. उसका एसेंशियल ऑयल की बात करेंगे तो इसमें ऑयल ही लेमन ग्रास ऑयल. उसके बाद टॉक्सिन में एब्रिन रेसिन, इसे आप याद रख सकते हो टार से. टार, टॉक्सिन में एब्रिन और रेसिन, तो इसे आप याद रखते हो तार से. इसकी ट्रिक है तार. उसके बाद है लैक्टेंस में है कॉनकैनावालाइन ए. लैक्टेंस में कॉनकैनावालाइन ए है, इसे आप ऐसे याद रखते हो. इसका निमोनिक है लैक्टेन में लेक्चर और कॉनकैनावालाइन ए. मतलब मैंने ऐसे याद किया हुआ है कि लेक्चर कौन कौन बोलेगा.
तो लेक्चर कौन कौन बोलेगा, तो जैसे ही लेक्टिन आता है तो उससे लेक्चर ध्यान आता है, और कौन कौन बोलेगा से आता है कौन कहना वाला है ए। तो इसमें आता है लेक्चर कौन कौन बोलेगा, तो लेक्टिन्स कौन कहना वाला है ए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे बात करिए ड्रग्स की। तो ड्रग्स में है विनब्लास्टिन, करक्यूमिन। तो इसके लिए निमोनिक बना रखा है मैंने, ड्रग्स को ब्लास्ट कर, ड्रग्स विनब्लास्टिन करक्यूमिन। ड्रग्स को मतलब हर ड्रग्स नहीं, मैंने व्यक्ति बनाया है, मैं उन ड्रग्स से जो मतलब नुकसानदायक है उनसे उनका रेफरेंस लेके चल रहा हूँ। तो ड्रग्स को ब्लास्ट कर, तो ड्रग्स विनब्लास्टिन करक्यूमिन। उसके बाद पॉलीमेरिक सब्सटेंस है, ये तो आपको पता ही है, रबर, गम्स एंड सेलुलोज। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। बायो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो, तो आगे हम फर्दर अपनी नेक्स्ट वीडियो जैसे पार्ट थ्री बायो मॉलिक्यूल में, उसमें हम बायो मॉलिक्यूल कंटिन्यू करेंगे। बायो मॉलिक्यूल जब तक के लिए आप ये पीछे वाला टॉपिक को रिवाइज करें, इसके ऊपर क्वेश्चंस करें, और तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।